शहर से दूर एक खूबसूरत सी जगह, जहाँ पर कुछ चट्टानें, हरियाली, बहती नदी का पानी बिल्कुल स्वर्ग की भांति लग रहा था। फूलों की महकती खुशबू चारों ओर खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। चट्टानें बड़ी तो नहीं, बस जमीन पर बिछी हुई थी। हरियाली हर तरफ फैली हुई थी। यह जगह रोड के कुछ दूरी पर ही थी। अनुज कार साइड में रोकता है। कार रुकते ही सब कोई बाहर निकलते हैं। सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खिले हुए थे। दिव्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतनी खूबसूरत नज़ारा देखकर दिव्या जल्दी से चट्टानों की तरफ बढ़ जाती है। गौरव दिव्या को इतना खुश देखकर जल्दी से फ़ोन निकालकर वीडियो करने लगता है। अनुज और रूहान भी चट्टानों की तरफ बढ़ जाते हैं। गौरव वीडियो करते हुए जाने लगता है। रूहानी भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं तेजस की कार रुकती है। रूही कार रुकने पर भी नहीं उठती, जैसे उसे पता ही ना हो कि कार रुक चुकी है। तेजस भी उसे नहीं देखता और ना कुछ बोलता। वह भी वैसा का वैसा बैठा रहता है। 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल था कार में। तभी तेजस का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की रिंग से रूही होश में आती है और तेजस को देखती है। तेजस कॉल रिसीव करता है। कॉल स्पीकर पर था। उधर से अनुज की आवाज़ आती है। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम दोनों कार के अंदर? 15 मिनट से निकल ही नहीं रहे हो। कहीं कार का दरवाज़ा नॉक तो नहीं हो गया ना? तेजस अनुज की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ, हम आ ही रहे हैं। रूही अब खिड़की के बाहर देखती है। वह जल्दी से सीट बेल्ट निकाल कर बाहर निकलती है और सीधा सभी लोगों के पास बढ़ जाती है। वहीं तेजस अब अपनी आँखों से गॉगल्स हटाता है। उसकी आँखें दर्द से भरी हुई थी। वह रूही को जाते हुए देखता रहता है। तेजस कार को साइड में लगाकर फिर से गॉगल्स पहनता है और सबकी तरफ बढ़ जाता है। दिव्या जल्दी से नदी के साइड पानी में पैर रखती है और बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है। रूहानी और रूही भी दिव्या के पास जाती हैं। वहीं गौरव दिव्या को वीडियो में कैद करते हुए आदित्य को सेंड कर देता है। तेजस अनुज के पास जाता है। अनुज तेजस को अजीब नज़रों से देखते हुए पूछता है, क्या कर रहे थे कार के अंदर? तेजस अनुज के सवाल पर कोई जवाब नहीं देता। तो अनुज कहता है, कहीं तुम दोनों कार के अंदर एक दूसरे के मुंह का स्वाद तो नहीं चख रहे थे? गौरव भी अब शक भरी नज़रों से तेजस को देखता है। तेजस चिढ़ते हुए कहता है, इसलिए बुलाया है क्या मुझे? अनुज इतना क्यों चिढ़ रहा है? चल छोड़, जो भी तुम दोनों कर रहे थे तुम दोनों की पर्सनल बात है। नज़रों का आनंद लेते हैं। तीनों एक साइड बैठकर बातें करते हैं। वहीं रूहान बिल्कुल अड़ग खड़ा हुआ था। वह अपने पैंट की पॉकेट पर दोनों हाथ रखकर एकटक सामने की ओर देख रहा था। इस जगह को देखकर रूहान के पुराने दर्द से हरे होने लगे थे। रूहान के सामने अचानक ही बीते पल उभरने लगते हैं। रूहान एक लड़का और एक लड़की नज़ारों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। वह लड़की फ़ोटो खींचने की जिद करती है।
तो वह लड़का रूहान को फ़ोन पकड़ाते हुए लड़की के साथ चला जाता है। रूहान मुस्कुराते हुए दोनों की फ़ोटो खींच रहा था। वहीं वह लड़की एकटक रूहान को ही देखे जा रही थी, जिसकी जानकारी ही रूहान को थी और ना ही उस लड़के को। वह लड़का रूहान के पास आकर कहता है, रूहान अब तेरी बारी है, जा पाखी के साथ खड़े हो जा। जैसे ही यह बात वह लड़की यानी कि पाखी सुनती है तो खुशी से भर जाती है। वहीं रूहान मना करते हुए कहता है, नहीं रेहान, मुझे नहीं खिंचवाना कोई फ़ोटो। रेहान पाखी को पास बुलाता है और रूहान से बोलता है, चल ठीक है, साथ में एक सेल्फी ही ले लेते हैं। पाखी दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। रूहान इस बार मना नहीं करता। रेहान सेल्फी खींचता है। तभी उसका कॉल आता है तो वह कॉल रिसीव करते हुए दूर चला जाता है। पाखी रूहान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रूहान झटके से पाखी का हाथ झटक देता है और फिर भड़कते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो पाखी? पाखी प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, आई लव यू रूहान। रूहान को एकदम से झटका लगता है। वह गुस्से से दांत को पीसते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? पाखी झट से रूहान के गले लग जाती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आई रियली रियली लव यू। रूहान झटके से पाखी से अलग होता है। पाखी रूहान के इस तरह अचानक करने से नीचे गिर जाती है। फिर भी वह उठकर कहती है, प्लीज़ रूहान, मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हें क्यों चाहा। रूहान, तुम्हारा दिमाग खराब है पाखी, तुम्हें दिखता नहीं रेहान तुमसे कितना प्यार करता है और तुमने तो उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो फिर अब क्या हुआ? पाखी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया था। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो रेहान मुझसे शायद दूर हो जाता और उसके बिना मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। जैसे ही रूहान यह सुनता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रूहान गुस्से से, इसका मतलब तुम रेहान के साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी? पाखी आके बढ़कर, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रूहान। रूहान के हाथ की मुट्ठी गुस्से से कसती जाती है। पाखी फिर से कहती है, और मुझे पता है रूहान कि तुम भी मुझसे प्यार। रूहान बीच में ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। मैं बात भी तुमसे सिर्फ रेहान के लिए करता हूँ, वरना मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। पाखी धमकाते हुए कहती है, देखो रूहान, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। रूहान तुरंत कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाखी रूहान को देखकर वहाँ से भागने लगती है। रूहान उससे पीट करके खड़ा हो जाता है और कुछ देर तक रूहान वैसे ही खड़ा होकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी रोड पर जोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है और साथ ही रेहान की भी। रेहान पाखी का एक्सीडेंट होता देख जोर से चिल्लाता है। पाखी रूहान भी दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है।
वह घबराते हुए और तेजी से बढ़ने लगता है। रूहान रोड पर पहुंचता है तो जम जाता है। रोड पर दूर में पाखी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रूहान की नज़र अब रेहान पर पड़ती है। रेहान रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा हुआ था। रूहान दौड़कर रेहान के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे उठा लेता है। रेहान धीरे धीरे आंखें खुलते हुए कहता है, रूहान यार प्लीज़ पाखी को बचा ले, उसे बचा ले। रूहान कांपते ओठों से कहता है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, सुना तुमने? रेहान गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। रूहान की आंखों में बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। रेहान कुछ देर तक सांस लेता है, फिर अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। रूहान रेहान को उठाने की नाकाम कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। रूहान पागलों की तरह चिल्लाते हुए रेहान को बुलाने लगता है, लेकिन अब रेहान उसकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा था। रूहान रेहान को कसकर गले लगा लेता है, जैसे उसे उससे कोई छीन गया हो। लेकिन सच भी तो यही था, रेहान छीन चुका था, वह अब बहुत दूर जा चुका था। रूहान गले लगे हुए रोने लगता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस के साथ पुलिस की जीप आती है। पाखी भी अब मर चुकी थी, लेकिन रूहान को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग रूहान को रेहान से अलग करने लगते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। रूहान रेहान को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली रेहान को पकड़ा हुआ था। सब हार मानकर दोनों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। रूहान ने अब भी रेहान को नहीं छोड़ा था। वह बिल्कुल सदमे में चला गया था। हर पल उसके साथ रहने वाला दोस्त आज उसे अकेला छोड़कर चला गया। यह बात रूहान बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। बीती बातों को याद करते हुए रूहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई साथ देने के मकसद के लिए हाथ रखता है। रूहान उसे एक नज़र तक नहीं देखता और सीधे पलटकर गले लग जाता है और फिर रोने लगता है। अचानक रूहान के ऐसे करने से दिव्या सहम सी जाती है। वह सबका ध्यान अब तक दोनों पर बिल्कुल नहीं था। सब फोटो खींचने पर बिजी थे। दिव्या रूहान के पीठ को सहलाते हुए कहती है, रूहान आपने आप को संभालो। रूहान जैसे दिव्या की आवाज़ सुनता है, जल्दी से उससे अलग होता है और नज़रें झुकाने लगते हुए कहता है, सॉरी भाभी। दिव्या रूहान के चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाती है और आंखों में देखते हुए कहती है, भाभी माँ के समान होती है, उससे गले लगना कोई गलत बात नहीं है। रूहान जब यह बात सुनता है तो एकदम फिर से दिव्या के गले लग जाता है। इस वक्त रूहान को किसी अपनेपन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जो दिव्या पूरी कर रही थी। बहुत देर तक रूहान ऐसे ही रहता है। दिव्या बस उसका पीठ सहलाकर शांत करने लगती है। कुछ वक्त में रूहान बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह दिव्या से कहता है, चलिए भाभी। दिव्या पूछती है, अब आप बिल्कुल ठीक है ना? रूहान मुस्कुराते हुए कहता है,
जिसके पास आप जैसी भाभी माँ का साथ हो तो उन्हें क्या हो सकता है। दिव्या भी मुस्कुरा देती है और दोनों साथ में सबके पास चले जाते हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खींचने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जो फोटो की रंगत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा इंसान उनके हर बातों और हर करतूतों पर ध्यान दे रहा था। वह किसी को कॉल करते हुए बोलता है, राठी साहब, तरुणा देवी के पोते पोतियाँ और साथ में उनकी पोता बहू भी मौजूद है। आप कहें तो वो अभी उठा लें। उधर से किसी की नफरत भरी आवाज़ आती है, पोते पोतियों को उठाकर कुछ नहीं होने वाला। उसने हमसे हमारी बहू को छीना है ना, उसके बदले हम उससे पोता बहू छीनेंगे। जैसे उन्होंने हमारी बहू की शादी खुद के बेटे से कर दी, वैसे ही हम उनके पोता बहू की शादी खुद के पोते से कराएंगे। फिर देखते हैं वह क्या करती हैं। इतना ही बोलते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वह आदमी कॉल कट करके जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करता है कि सामने बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। गाड़ी को देखते ही वह आदमी कॉल कट कर देता है और कहता है, तरुणा देवी हर पल हमारे सोच से आगे निकल जाती है। वह आदमी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। वहीं बॉडीगार्ड्स की इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर अनुज मुंह बनाते हुए कहता है, दादी भीना 1 मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। हर पल अपने इन काले कपड़े पहने लोगों को हमारे पीछे लगा देती हैं। वह इतना बोलकर आगे देखता है तो आदित्य कार से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। आदित्य को देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। रूहानी जल्दी से कहती है, भाई जल्दी चलिए वरना आज किसी की खैर नहीं। सब तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दिव्या बस उन्हें जाता हुआ देख रही थी। अनुज पीछे मुड़कर कहता है, भाभी क्या आपको आज नहीं जाना। दिव्या ना में सिर हिला देती है। अनुज दिव्या की तरफ बढ़ने को होता है कि गौरव उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर चला जाता है। सब कार में बैठकर चले जाते हैं। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी चले जाते हैं। सबके जाते ही आदित्य दिव्या की तरफ बढ़ता है। दिव्या पीठ करके खड़ी होकर नज़ारों को ही देख रही थी। आदित्य दिव्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। दिव्या कहती है, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ और नहीं रुक सकते। आदित्य सख्त लहजे में कहता है, नहीं। आदित्य के कहते ही दिव्या नीचे बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी। देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। आदित्य मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें लेकर जाने का। दिव्या घूरते हुए कहती है, आप जो भी तरीका अपना लें, मैं तो अभी नहीं जाने वाली। दिव्या अब भी फिर से नज़ारों में खो जाती है। तभी आदित्य आगे बढ़कर दिव्या को गोद में उठा लेता है। दिव्या खुद को छुटाते हुए, ये क्या ज़बरदस्ती है। आदित्य इस बार कुछ नहीं बोलता और सीधे जाकर दिव्या को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। चंद पलों में
कार वहाँ से चली जाती है और बॉडी गार्ड्स की भी गाड़ी उनके पीछे चली जाती है। सारी कार सिंघानिया बिला पर जाकर रुकती है। दिव्या मुंह फुलाए कार में बैठी हुई थी। बिला आने से आदित्य अपना लैपटॉप बंद करता है और दिव्या की तरफ देखकर बोलता है, खुद अंदर चलोगी या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊं? दिव्या घूर कर आदित्य को देखकर मन ही मन कहती है, इन्हें तो हमेशा धमकी ही देना है, खड़ूस कहीं के। दिव्या कार से बाहर निकलती है और आदित्य को बिना देखे जल्दी से अंदर चली जाती है। दिव्या के अंदर जाते ही आदित्य अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता है और कहता है, पूरी रात टॉर्चर करो। उधर से हमें आवाज़ आती है। आदित्य भी कार से बाहर आकर बिला की ओर चला जाता है। दिव्या कमरे में बोरियत सा मुंह बनाए हुए बैठी हुई थी। तभी आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखते ही दिव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। आदित्य दिव्या के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, कार में तुम क्या बोल रही थी? दिव्या नासमझी में देखते हुए पूछती है, क्या? हमने तो कुछ नहीं कहा। आदित्य दिव्या के और करीब जाकर दिव्या की आंखों में देखकर कहता है, यही कि तुम्हें एक रोमांटिक पति चाहिए था। दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और नज़रें चुराते हुए कहती हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आदित्य दिव्या के कान के पास जाकर कहता है, सिंघानिया बिला के सभी कार में डिवाइस लगा हुआ है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सब सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। अब तो दिव्या की हालत भी खराब हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, दिव्या आज तू तो गई, क्या ज़रूरत थी इस खड़ूस के बारे में बोलने की। आदित्य अपनी जगह से उठता है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके नॉक लगा देता है। आदित्य दिव्या की तरफ बढ़ते हुए अपना कोट निकाल कर बेड पर फेंक देता है। दिव्या यह देखकर अपनी जगह से उठकर हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ नहीं बोलता और अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। दिव्या की आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती हैं। आदित्य शर्ट को खोलकर फेंक देता है और दिव्या के पास जाकर दिव्या की साड़ी को खोलने लगता है। दिव्या की दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। वह आदित्य के हाथ को पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या की आंखों में देखने लगता है। वहीं दिव्या आंखें बंद करके चुपचाप सी खड़ी हुई होती है। आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती है। आदित्य दिव्या के कान के पास जाकर कहता है, बिना कपड़े उतारे हम रोमांस नहीं कर सकते हैं। दिव्या का चेहरा अब एकदम से लाल हो जाता है। वह खुद को छुपाते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था इतना सीरियस रहने वाला कभी ऐसी बातें भी कर सकता है। इस रूप में आदित्य को अगर कोई देखता तो अपना सर दीवार पर ही मार लेता। दिव्या का हाथ आदित्य के खुले सीने पर थे। सांसें बहुत तेज थीं, धड़कन की शोर बढ़ती ही जा रही थी। दिव्या शर्म के मारे सर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। आदित्य दिव्या को धीरे से अलग करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है,
मैं चेक करके आता हूँ। दिव्या अब भी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। आदित्य अपना शर्ट और कोट उठाकर सीधा बाथरूम की ओर चला जाता है। दिव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पूरे कमरे में नज़र डालती है। आदित्य को न देखकर दिव्या अपने सीने में हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये तो सीरियस ही ठीक है, रोमांटिक तो हजम ही नहीं हो रहे। तभी उसे आदित्य की बात याद आती है। दिव्या जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। दिव्या सीधे अनुज के कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाज़ा खोलती है। अनुज जो आराम से बैठा गेम खेल रहा था, दिव्या के ऐसे आने से घबरा सा जाता है। दिव्या काफ़ी गुस्से में अनुज की तरफ बढ़ जाती है। अनुज को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक दिव्या इतने गुस्से में क्यों लग रही है। दिव्या अनुज के सामने खड़ी होकर काफ़ी गुस्से और नाराज़गी से कहती है, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि कार में डिवाइस लगा हुआ है, जिससे कार में जो हो रहा है वह पता चल जाता है। अनुज बेचारा तो यह बात खुद ही नहीं जानता था। वह बहुत मासूमियत से कहता है, भाभी सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन ये आपसे किसने कहा? दिव्या जल्दी से जवाब देती है, आपके भाई ने ही। उन्होंने सब सुन लिया है और देख भी लिया है। दिव्या की बात सुनकर अनुज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह घबराते हुए कहता है, भाभी क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं? दिव्या जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाती है। अनुज खड़ा होकर इधर से उधर होते हुए बोलता है, अब मैं कहाँ छुपूं, क्या करूं? वह परेशान सा टहल रहा था और दिव्या उसकी हरकतों को देख रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो अनुज उस तरफ देखता है। कोई दरवाजे पर बहुत सारी फाइल्स लेकर खड़ा था। फाइल इतनी ज़्यादा थी कि लाने वाले का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। दिव्या अंदर आने को कहती है। वह फाइल लेकर बेड पर रख देती है। तभी उसका चेहरा दिखता है। ये और कोई नहीं, रॉकी था। रॉकी अनुज की तरफ देखकर कहता है, बॉस ने कहा है ये सारी फाइलें सुबह तक कंप्लीट होनी चाहिए। अनुज का तो रोने जैसा मुंह बन जाता है। रॉकी को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। रॉकी कमरे से बाहर निकलता है। अनुज अब अपनी रोने जैसी सूरत बनाकर दिव्या को देखकर कहता है, देख लिया ना भाभी, आपकी उस खड़ूस पति ने थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखाई। अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं की तो कल इससे डबल हो जाएंगी। दिव्या भी मासूम सा अनुज को देखती है। उसे तो अनुज के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। अब दिव्या कुछ कर भी तो नहीं सकती थी ना, और उसे तो यह भी पता नहीं था कि आदित्य उसे अब क्या ही पनिशमेंट देने वाला है। अनुज जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और एक फाइल लेते हुए कहता है, भाभी आप जाइए, कहीं आपको भी पनिशमेंट ना मिल जाए। दिव्या एक नज़र अनुज को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य बालकनी में खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। उधर से डॉक्टर कहती हैं, आपके कहने पर हमने आपके वाइफ के ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी कर ली है। कल ही आप उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं।
आदित्य यह सुनते ही कॉल को कनेक्ट कर देता है। दिव्या कमरे में आकर जल्दी से बेड पर जाकर ब्लैंकेट को ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे ऐसा करता देख लेता है। आदित्य दिव्या के पास जाकर ब्लैंकेट को हटाकर साइड कर देता है। दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य दिव्या की तरफ झुककर कहता है, हमने तो अभी तक रोमांस किया ही नहीं है और तुम सो रही हो। दिव्या जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, हमें कोई रोमांस नहीं करना है। आदित्य बोलता है, लेकिन हमें तो करना है। यह सुनकर तो दिव्या की सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य दिव्या के पेट से थोड़ा साड़ी को हटाता है और अपने होंठ उस पर रख देता है तो दिव्या कसकर चादर को मुट्ठी में भर लेती है।